मैं पस्ता कामिद था न। अव्वल खान मुनहनी शख्सियत का मालिक था, लेकिन इस वक्त रासल मेडा अपने 6.25 फुट कद के साथ हमारे सामने एक देव पैकर इफरीत नजर आ रहा था। मेरी आहट पर उसने अपनी गर्दन को कदरे घुमाया। मैंने उस चिल्लावे का चेहरा गौर से देखने के लिए अपनी जगह तेजी से तब्दील की और इसी वक्त फिजा एक सायरन की दिल उड़ाने वाली आवाज से गूंज उठी। पुलिस! शायद पुलिस आ गई। अव्वल खान के धाने से इस तरह ही आवाज निकली। मुझे हर लम्हे यही धड़का लगा हुआ था। इतने फायरिंग के बाद तो कब्र के मुर्दे भी उठकर यहां आ जाते तो मुझे ताज्जुब ना होता। पुलिस पार्टी को सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूं, तो मिस खबीज को संभालने रखना होगा। उसने वो फिक्र उर्दू में अदा किए थे। मेरे जवाब देने से कबल रासल मेडा भराई हुई और सपाट आवाज में अंग्रेजी में बोला, पुलिस अब आई है तो तुम लोगों को किसकी हमायत हासिल है? तुम किस इख्तियार के तहत आग से खेल रहे हो? बज़ाहिर उसका सवाल चौंका देने वाला था। मुझे मालूम था कि वो उर्दू से बिल्कुल नाबलद है। अव्वल खान ने जो कुछ कहा उर्दू में कहा था। रासल मेडा ने उसकी गुफ्तगू के 2-4 अंग्रेजी अल्फाज समझ लिए हों, तभी वो इसकी तशवीश से वाकिफ नहीं हो सकता था। लेकिन उसने पुलिस की किसी गश्ती गाड़ी का करीब आता हुआ सायरन का शोर सुना था और फिर अव्वल खान के लहजे की बेसाख्तगी भी महसूस की थी। इसलिए उसने आसानी से अपना मफहूम अखज कर लिया था। भूल जाओ कि अब तुम कानून और इख्तियार की नज़ाकतों का सहारा लेकर बच सकोगे। मैंने तल्ख और सफाकाना आवाज में उसे जवाब दिया। इस तारीख और बेनाम ठिकाने पर तुम राडनी आर्क नहीं, सिर्फ रासल मेडा हो। थोड़ी देर बाद हमारे खून आशाम कुत्ते बहुत रगबत से तुम्हारे बतन से बोटियां उधेड़ेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा घटिया सलूक नहीं कर सकोगी। सारिन की आवाज कश्मीर रोड पर इस मकान के करीब आकर यक बयक दम तोड़ गई। सिर्फ एक लम्हे के लिए सकूत छाया रहा, फिर पुलिस वालों ने अपनी आमद के ऐलान के लिए एक हवाई फायर कर दिया। सुर्ख शोला फिजा में तैरता हुआ काफी बुलंदी तक गया और मालूम हो गया, बाहर निकलो। सड़क की तरफ से कोई इस्तरारी लहजा में चीखा, पुलिस ने इलाका घेर लिया है। इस वक्त हम लोग मकान के अक्कम में थे, लेकिन सड़क से बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। अव्वल खान ने अपनी जगह छोड़ते हुए ऊंची आवाज में हाँक लगाई, यहाँ जो कुछ हो रहा है कानून के नाम पर हो रहा है। अपने हथियार नीचे कर लो, मैं तुमसे मिलने के लिए बाहर आ रहा हूँ। अव्वल खान की हरकत में आते ही रासल मेडा ने पांव बदले। शायद वो किसी मकाराना चाल के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं इस बार उसे अपने हाथों से फिसलने का कोई मौका देने पर अमाता नहीं था। मेरी राइफल की नाल उसके चौड़े सीने की तरफ उठी और आंखें उसके चेहरे पर मरकूज हो गई। इस वक्त तक मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो चुकी थी। मैं इससे पहले कराची एयरपोर्ट पर भी उसे देख चुका था, लेकिन वहां उसने इतनी सुराज से अपने रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किया था कि मैं गौर से उसका जायजा नहीं ले सका था। इस लम्हे वो मेरी जद पर आया हुआ था और आजादाना नकलो हरकत पर कादिर नहीं था। मैं उसे घूरता रहा। उसके दोनों कान आगे की तरफ कदरे मुड़े हुए थे। छोटे छोटे घुंघरियाले बालों के नीचे उसकी तंग पेशानी चमक रही थी। किसी पेशावर जवारी की तरह सर्द मगर बेचैन आंखें मुझे किसी ऐसे सांप की याद दिला रही थी जो अपने शिकार को नजरों ही नजरों में मशहूर करके अचानक हड़प कर जाने के चक्कर में हो। सीधी लकीर की तरह खिंचे हुए सफाकाना होंठ यूं बंजर पड़े थे जैसे वो मुस्कुराना ही न जानते हो। अव्वल खान पुलिस वालों से निमटने के लिए बहुत तेजी से वहां से गायब हुआ था। हम दोनों देर तक खामोशी से एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े रहे। मेरी नजरें कहरबार थीं। मैं अपने शरीफ से पिछला हिसाब चुकाने के लिए बेचैन था और वो शायद मुझे तोल रहा था। मुकाबला खत्म हो गया। आखिरकार रासल मेडा के होठों से सरसराती हुई धीमी आवाज बरामद हुई, तुम जीत गए, मैं हार क्या। इस सरजमीन पर अपनी ये शिकस्त है मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगा। यहाँ आकर मुझे जिल्लत और जख्मों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। आओ आप सौदा कर लेते हैं, ये डील हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगी। तुम सिर्फ जुबान खोलो, मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा। मैं इस्तेज़ाइया और कदरे भयानक हंसी के साथ बोला, तुम्हारे जिस्म पर टी शर्ट और साल खोरदा नीकर के सिवा तीसरा कपड़ा नहीं है। तो मेरी शर्त क्या पूरी करोगे? चाहे यहूदी भी अपने मुर्दे को पूरा कफन देते हैं, यहां से हम तुम्हारी लाश को कफन में लपेट कर व्हाइट हाउस भेजेंगे। सर से पैर तक तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा खुला हुआ नहीं रहेगा। जिंदा दुश्मन का हम लहू चूस लेते हैं, मगर मरे हुए दुश्मन का एहतराम करते हैं। हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में तुम्हारी सालम लाश अमेरिका के मौजूदा सदर को दूसरी मियाद के लिए साहूनी हमायत दिला सके। हाथी मर भी जाए तो 1.25 लाख का होता है। आने वाले इंतखाबात में महाती की नहीं गधे की हमायत कर रहे हैं। वो घबराहट में मेरे कहे हुए मुहावरे का मफहूम समझे बगैर जल्दी से बोला, तुम चाहो तो हम इस हमायत से दस्तबरदार हो सकते हैं। अमेरिका में मेरे हम मजहब बहुत मुनज़्ज़म है और मेरे इशारों पर अमल करते हैं। वो वाज़ेह तौर पर अमेरिका की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी के इंतखाबी निशानात की बात कर रहा था। मिली सियासत का वो मौजू कतई गैर दिलचस्प था। मैंने कहा, गधे हमेशा गधों की ही हमायत करते हैं। तुम जो चाहो करते रहो, लेकिन अपनी सरजमीन पर। यहाँ तुमने अब तक जो कुछ किया है इसका खुमियाजा भुगतना होगा। मैं अब तक ये समझ रहा था कि तुम्हें पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों की भरपूर सरपरस्ती हासिल है, लेकिन अभी तुम्हारे साथी ने पुलिस की तकरार के साथ तुमसे जिस लबोलहजा में बातें की, इससे जाहिर हो रहा है कि इस जंगो जदल में कानून तुम्हारा साथी नहीं है।
मुझे पकड़कर तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो सकेगा। तुमने मुझे मार भी दिया तो यहाँ हमारे वफादारों का एक जाल बिछा हुआ है। वो तुम्हें घेर घार कर ऐसे अंजाम से दो चार करेंगे कि तुम हर एक के लिए इबरत का निशान बन जाओगे। हम लोग दो चीजों पर कोई समझौता कबूल नहीं कर सकते, हेरोइन और इस्लामी एटम बम। तुम्हारी सरजमीन पर ये दोनों चीजें पनप रही हैं। बलूकराज डील के तहत ईरान से आने वाले एटमी साजो सामान और आलात की खेप पाकिस्तान की सरहदों में पहुंचते ही हैरतनाक तरीके पर गायब हो चुकी है। शुमाली मगरबी पहाड़ों में पाकिस्तानी और अफगान दिन रात हेरोइन बना रहे हैं, जो दुनिया भर में अपना रंग जमा रही है। मुझसे लड़कर तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। अमेरिका में हाथी वालों की हुक्मरानी हो या गधे वालों की, इन दोनों के लिए यह मसाइल अहम है। वो इन मामलात को किसी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करेंगे। मैं जिंदा रहूं या तुम्हारे हाथों मारा जाऊं, तुम्हारा अंजाम अच्छा नजर नहीं आता। मुझसे समझौता करके तुम अपना मुस्तकबिल महफूज कर सकोगे। मैंने अपनी राइफल की नाल को बरहमी से जुम्बश दी और जहर नाक आवाज में कहा, तुम मेरे मुस्तकबिल के नहीं अपने हश्र की फिक्र करो। मैं तुमसे कह चुका हूं कि हम अपने जिंदा दुश्मन के बदतरीन दुश्मन होते हैं, लेकिन दुश्मन के मुर्दे की तजलील नहीं करते। कुत्तों के बमोड़ने के बाद तुम जिस हालत को पहुंचोगे, इसी हालत में अमेरिका पहुंचाए जाओगे। अगर तुम्हारी सही सालम लाश अमेरिका के आने वाले सदारती इंतखाब पर कोई खुशगवार असर नहीं डाल सकती, तो फिर तुम्हें एहतियात से मारना बेसूद होगा। तुम्हारी मौत इसी तरह इबरत का निशान बनेगी, जिस तरह तुम मेरी मौत को इबरत का कोई अनोखा शाहकार बनाना चाह रहे हो। तो मुझे नहीं मार सकते, उसने सर्द और मुस्तहकम आवाज में कहा। मारना होता तो अब तक मार चुके होते। मालूम होता है कि तुम्हारा और कानून का कोई नाजायज रिश्ता है, जो उजालों में माधूम हो जाता है लेकिन अंधेरों में गुनाह की तरह तेजी से परवान चढ़ता है। ऐसा ना होता तो फ्रीडम लाज पर तुम्हारी वहशियाना चढ़ाई के बाद मिलिट्री वाले हरगिज इस दरिंदगी की जिम्मेदारी कबूल न करते। मेरी चिट्ठी इस बता रही है कि तुम किसी मजबूत कोंटे पर उछल रहे हो। तुम्हारे मुल्क की कानूनी कुफ्ते मेरे सामने बेबस बल्कि बेदस्तोपा है, क्योंकि मैं रास अलमेडा नहीं राडनी आर्क हूं, एक बड़े और सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क का सफारतकार। लेकिन तुम जैसे कानून शिकन लुटेरे को स्पेशल टास्क फोर्स की सरपरस्ती हासिल है। तुम्हारी हुकूमत ऐसी किसी फोर्स के वजूद से मुसलसल इनकार करती चली आ रही है, लेकिन मेरे चहेते अल्बर्ट टू वेल्सा ने इस फोर्स में बरसों काम करके ऐसा ठोस मवाद फराम कर दिया है जो ये साबित करता है कि इस मुल्क में दरिंदों का ऐसा गौल सरगर्म अमल है जो किसी कायदे कानून का लिहाज किए बगैर सिर्फ अपनी जवाबदीद पर काम करता है और जिसे चाहता है बेदुरेक मार डालता है। मेरे लिए हैरान कुन बात यह थी कि हमने कई बार भरपूर तैयारियों के साथ रास अलमेडा के खिलाफ कार्रवाइयां की थी और कराची एयरपोर्ट वाले आखिरी वाक़े की सिफा हर मौका पर जबरदस्त खून रेजी के बावजूद किसी कामयाबी से हम किनार नहीं हो सके थे। लेकिन इस रोज हमारे सितारों ने यावरी की थी तो मोहलक तरीन बारूदी हथियारों के दो तरफा इस्तेमाल के बावजूद खून का कोई कतरा बहा था, न जिस्मानी तशद्दुद की कोई नौबत आई थी। और रास अलमेडा मेरी राइफल के खून आज शाम धाने की जद पर मौजूद था। तुम्हारी इतलात नाकस हैं, मैंने कहा, मगर तुम अपनी आसानी के लिए समझ लो कि इस वक्त तुम स्पेशल टास्क फोर्स के कैदी हो। तुम इसके बारे में जानते हो वो बहुत सफाक लोग हैं। मुल्क कौम के मफादात का मामला हो तो कानून की जरा भी परवाह किए बगैर मनमानी कर गुजरते हैं। तुम राय राज पर ना है तो वो खामोशी तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। शायद तुम्हारा साथी स्पेशल टास्क फोर्स का कोई बड़ा आदमी है। लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद वो नपी तुली आवाज में बोला। मैं हैरान हूं कि मुझे पहचान लेने के बावजूद वो मुझे अपनी राइफल की इज्जत पर लिए रहा। अगर वो लोग मेरी जान के इतने दुश्मन हैं तो इसने पहली फुर्सत में मेरा बदल जल्दी क्यों नहीं कर दिया। तुम्हारी हसरत जल्दी पूरी कर दी जाएगी, मैंने जहरीला लहजा में कहा। तुम्हारी मौत से पहले हम अपने कुछ सवालों के जवाब हासिल करना चाहते हैं। मौका मिल गया है तो हम इससे फायदा उठाएंगे। बेसूद कोशिशें होगी तुम्हारी। मुझे जिंदगी का लालच देकर शायद तुम अपना मकसद हासिल कर लेते, लेकिन मेरा फैसला सुना देने के बाद ये उम्मीद न रखो कि मैं तुम्हारी तवक्कात पर पूरा उतरता चला जाऊंगा। तुम्हारा साथी कहाँ है? मुझे अचानक उसके सफेद फार्म साथी का ख्याल आ गया। ढूंढ लो, वो फखर आमेज जहरीली हंसी के साथ बोला। मैं फंस गया हूं मगर वो आजाद है। इसी घर के किसी अंधेरे गोशे में दुबक कर मौका का इंतजार कर रहा होगा। किसी भी तरफ से एक बरस चलेगा और तुम सब खाक और खून में तड़पते हुए नजर आओगे। मैं इस वक्त भी इतना बेजारो मददगार नहीं हूं जितना तुम समझ रहे हो। मैं बेख्तियार फुरेरी लेकर रह गया, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोला। उसने मुझे बर वक्त एक खतरे का एहसास दिलाया था। उसका साथी मुसल्ला और आजाद था। वो इस घर की तारीकी से फायदा उठाकर किसी भी लम्हे मुझे निशाना बना सकता था। मैंने इस्तारी तौर पर अपनी राइफल की नाल को जुम्बिश देकर कहा, फौरन अंदर चलो। बिल्कुल उसी पोजीशन में मैं उसे उसी राहदारी में वापस ले जाना चाहता था जहां से हम दोनों मकान के अक्कम में निकले थे। उसने मेरी धमकी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी जगह से जुम्बिश किए बगैर कहा, बाहर पुलिस मौजूद है। मुझे मालूम है कि जब तक तुम्हारा साथी वापस ना आ जाए तुम गोली चलाने की हमाकत नहीं करोगे। मैं खुली फिजाई में रहूंगा। तुम जबरदस्ती मुझे कंक्रीट की बंद दीवारों के पीछे नहीं ले जा सकते। मैंने फौरी तौर पर किसी रद्दमल का मुजाहरा किए बगैर गुजरे हुए लम्हात के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेरी जहर आलूद नजरें नीकर और बुनियाद पर मलबूस रास अलमेडा के वजूद पर जमी हुई थी। मुझे याद आया कि बातों बातों में अव्वल खान ने बताया था कि इसकी फायरिंग के जवाब में सिर्फ एक ही हथियार इस्तेमाल किया जा रहा था। कदर तवातुर के साथ बरकरार रहने वाली इस यकसानियत से इसने ये नतीजा अखज़ किया था कि दो में से एक हरीफ मर चुका था, जख्मी हो गया था या फिर फरार हो चुका था।
इस वक्त रास अलमेडा मेरी राइफल की जद में था, इसलिए ये बिल्कुल बात वाज़ेह थी कि जो कुछ भी हुआ था वो इसके जान नामी साथी के साथ हुआ था। रास अलमेडा को खुशफहमी थी कि पुलिस फोर्स हमारी हलीफ नहीं बल्कि हरीफ थी, और जब तक वो लोग इस मकान की कश्मीर रोड वाली समत पर मौजूद थे मैं इस पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मुझे स्पेशल टास्क फोर्स वालों के अंदरूनी तरीकाकार के बारे बहुत ज्यादा मालूमात नहीं थी, मगर मैं अपने पिछले तजर्बात की रोशनी में इतना जरूर जानता था कि STF वाले कोई ना कोई शोबदा आजमा कर पुलिस को अपने मामला से दूर रखने में कभी भी नाकाम नहीं हुए थे। कानून से मुहावरा एक एजेंसी के तौर पर इन्हें कुछ ऐसे इख्तियारात हासिल थे जिनके बिना पर वो अमन व अमान कायम रखने वाली आम शहरी एजेंसियों की मुदाखलत के बगैर अपने फराइज अंजाम दे सकते थे। मुझे यकीन था कि अव्वल खान को पुलिस पार्टी को वहां से टालने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। ये स्वाइन ने मैंने घुर्रा कर कहा, अंदर चलो वरना मैं अभी तुम्हारी पिंडलियां छलनी कर दूंगा। कर दो, रास अलमेडा ने सर्द आवाज में कहा। फिर बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर इस देव पैकर इफरीत ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे कुछ समझने से पहले ही वो मेरे इतने करीब आ चुका था कि मेरे लिए इस पर फायर करना मुमकिन नहीं रहा था। मैंने फुर्ती से अपनी पोजीशन कदरे तब्दील की और लम्हा भर में अपनी राइफल फिजा में उछालकर उसकी नाल अपनी गिरफ्त में ले ली। जो ही रास अलमेडा मेरी जद में आया मैंने नाल पकड़कर अपनी राइफल पूरी ताकत से फिजा में घुमाई और उसके वजनी दस्ते ने पुरशोर आवाज के साथ रास अलमेडा के चेहरे का बायां हिस्सा उधेड़ कर रख दिया। वो देव पैकर इफरीत अपनी पेशकदमी के जोर में बुरी तरह लड़खड़ा कर कर्मनाक आवाज में धाड़ा और फिर मेरी दाहिनी टांग हरकत में आ गई। पेट में पड़ने वाली इस वहशियाना ठोकर ने रास अलमेडा को जमीन बोस कर दिया। इसने अपनी हद से बड़ी हुई खुद एतमादी की वजह से बहुत बुरी तरह मार खाई थी और जमीन चाटने पर मजबूर हो गया था, लेकिन इसी के साथ उसके मुंह से नकाबले बयान मुगल्लजात का ना रुकने वाला तूफान उबल पड़ा था। वो जमीन पर गिरकर करबो अजियत से लोट फोट हो रहा था कि मैंने बढ़कर बाएं हाथ से उसके सर के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए। उसके दाने से चंद क्रिया और बेसाख्ता आवाजें उभरी, मगर मुझे बालों के सारे कच्ची जमीन पर या लान पर घसीटता हुआ उस अकलौते दरवाजे की तरफ हो लिया जो पूरी इमारत को इस अकबी हिस्से से मिलाने का शायद वाहिद जरिया था। मैंने उसी दरवाजे से रास अलमेडा को बाहर हाँकने के बाद खुद बाहर आने का फैसला किया था। हरामजादे, मेरे बाल छोड़ो। रास अलमेडा गुस्से और चिल्लाहट के आलम में चीखने लगा। जान अभी तुमको छलनी करके रखती का, उसने कुछ न किया तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी टोली को फना करके रख दूंगा। वो सब हराम के जने थे, इनमें से एक भी असील होता तो तुम मेरे साथ जो सलूक नहीं कर सकते थे। वह बसात का पिटता हुआ एक मोरा था। अगर वो सब उसकी दादो फरियाद होती तो काबिले दरगुजर हो सकती थी, लेकिन वो तो किसी खूनखार भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था। उसके तेवर बता रहे थे कि मार खाने के बावजूद वो हार मानने पर आमादा नहीं था। मैंने पूरी कुव्वत से उसके बालों को एक जोरदार झटका दिया और फिर उसका चेहरा अपने कदमों में झुकाता चला गया। तुम किसी कंजर के तुखम हो। अपने टखनों पर उसके चढ़े हुए सांसों की हरारत महसूस करके मैंने सफाकाना लहजा में कहा, बाजी हार कर भी हार मानने पर आमादा नहीं हो। तुम्हारा इलाज यही है कि अब तुम अपनी नापाक जुबान से मेरे पैर या जूते चाटो। तुमने ऐसा ना किया तो मैं पिघला हुआ शीशा तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूंगा। तुम जानते हो कि तुम्हें मार देना ही मेरा अव्वलीन मकसद है। तुम्हें जिंदा रखकर मैं कोई फैज हासिल नहीं कर सकूंगा। अचानक मेरे दाहिने पैर के बराना हिस्सों पर रास अलमेडा की गर्म और लेसदार जुबान फिसलने लगी और वो चढ़े हुए सांसों के दरमियान कहने लगा, तुम मुझे जिंदा रहने दो। मैं तुम्हारे पैर या जूते ही नहीं बदन का कोई भी हिस्सा खुशी से चाट दूंगा। मैं भी मरना नहीं चाहता। अपनी जिंदगी के लिए मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मौत की दहशत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अपना पूरा जोर दिखाने और उसके नतीजे में मार खाने के बाद उसकी सारी दलेरी काफूर हो चुकी थी और एक मर्तबा फिर यह बात साबित हो गई थी कि वो रास अलमेडा बजाते खुद बुज़दिल आदमी था और सिर्फ अपने आदमियों के बलबूते पर लड़ना जानता था। मैंने दोबारा उसे दरवाजे की तरफ ले जाने की कोशिश की तो उसने जरा भी मुजाहमत नहीं की। अपने कदमों पर चलता हुआ मकान के पिछले हिस्से में दाखिल हो गया। उसके बाल बदस्तूर मेरी मुट्ठी में जकड़े हुए थे। दरवाजे के साथ ही दीवार गिर स्विच बोर्ड मौजूद था। मैंने बटन दबाकर राहदारी रोशन कर दी। रास अलमेडा खौफ और बेयकीनी के आलम में पलकें झपकाते हुए मेरी तरफ देख रहा था। हेलो, तुम्हारी तरफ क्या सूरत हाल है? अचानक ऑपरेटर्स पर अव्वल खान की आवाज उभरी। मैं इस बेड़िए को अंदर ले आया हूँ, तुम कहाँ हो और आने वालों का क्या बना? मैंने रास अलमेडा के चेहरे पर से नजरें हटाए बगैर उर्दू में जवाब दिया। वो लोग वापस जा चुके हैं। मैं गजाला और सुल्तान शाह के साथ वीरा की तलाश में मसरूफ हूँ। पिछली गली बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। वीरा का कहीं कोई पता नहीं है। वो खबर सुनते ही मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो उस रात की पहली बुरी खबर थी और बहुत ज्यादा तशवीशनाक थी। मैंने फौरन ही कहा, जान भी गायब है। अभी तक उसकी मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला है। जरा अच्छी तरह देखो, हो सकता है कि उसने पिछली गली से फरार होते हुए वीरा को बेहोश कर दिया हो। हमने पूरी गली छान मारी है। अव्वल खान की आवाज से मायूसी मुतरश्शि थी। मेरा ख्याल है कि जान टकराव होते ही खामोशी से भाग निकला था। आसार कुछ अच्छे नहीं है। मुझे डर है कि कहीं वो वीरा को अपने साथ ही न ले गया हो। आज इस लड़की ने बेपरवाही से अपना लाइटर जलाकर जिस खराबी की इब्तिदा की थी उसका सबसे भारी खुमियाजा शायद इसी को भुगतना पड़ा है। पता नहीं अब वो कहाँ और किस हाल में होगी। तुम फौरन वापस आओ और इस वहशी सांड को संभालो। मैं खुद भी एक दफा वीरा को तलाश करना चाहता हूँ। मैंने मुस्तरबाना लहजे में कहा, तुम तीनों में से जो भी मकान के सामने वाले हिस्से से अंदर आए वो सारी रोशनी जलाता हुआ है।
अब तारीकी का कोई फायदा नहीं है। ऑपरेटर्स पर खामोशी छा गई, मगर मेरी तबीयत पर इस्तराब तारी होता चला गया। रास अल-मैदा से हमारे आखिरी तसादुम में जान की तरफ से कोई मुदाखलत न होने की बिना पर यह बात पाया सबूत को पहुंच गई थी कि वो खतरा भांप कर हालात बिगड़ने से पहले ही इस मकान से फरार हो गया था। लेकिन मेरा दिल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने मुकम्मल खामोशी और राजदारी के साथ वीरा को जेर कर लिया होगा। वो बेखबरी में वार करके वीरा को बेहोश कर भी लेता तो इसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो इतनी रात गए वीरा को अपने कंधे पर लाद कर पैदल ही तोड़ लगाने का संगीन खतरा मोल ले सकता। इस अहाते में 2 गाड़ियां मौजूद थीं। मैंने इन्हें नहीं देखा था, लेकिन मैं ये जानता था कि इस तमाम भाग दौड़ में कहीं भी किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ था, ना इस अहाते से कोई गाड़ी बाहर निकली थी। जान के लिए मुमकिन नहीं था कि वो वीरा को अपने कंधे पर लाद कर तवील अकबी गली तय करता और फिर किसी खतरे से 2-4 हुए बगैर अपने किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचा था। मेरी निगाहें रास अल-मैदा के जख्मी चेहरे पर मरकूज थी। रोशनी होने के बाद मैं ये देख चुका था कि उसके चेहरे के बाएं हिस्से पर इस वक्त मसनूई स्याह मस्सा मौजूद नहीं था। वो बाजी हार जाने पर बहुत सारा सहमा और परेशान नजर आ रहा था, मगर मुझे उस सूरत हाल से हासिल होने वाली आर्जी खुशी वीरा के पैदा होने वाली तशवीश में मादूम हो चुकी थी। मेरा ज़हन मुसलसल वीरा की सलामती में उलझा हुआ था। इंसान तशवीश, मायूसी और वसवसों की किसी मजबूत चाल में घिरा हुआ हो तो खुश फहमियों की राह निकालने के लिए इसका ज़हन बाजुकात अजीब करिश्मे दिखाता है। इन लम्हात में मुझे एक अनोखा ख्याल आया, हो सकता है कि वीरा पिछली गली के किसी तारीक गोशे में छुपी हुई हो और उसने जान को फरार होते हुए देखकर इस पर वार करने या इस बराह रास्त ललकारने के बजाय खामोशी से इसका ताकुब करने का फैसला कर लिया। वीरा की खामोशी से गायब होने की एक इम्कानी सूरत हो सकती थी, मगर गौर करने पर वो इम्कान भी अपना जवाब खो बैठा। वीरा खामोशी से उसके ताकुब में निकली होती तो वो सिलसिला सिर्फ अकबी गली के इख्तिताम तक बरकरार रह सकता था। गली खत्म होने के बाद वो दोनों सड़क पर निकलते तो जान कोई न कोई सवारी हासिल करने की कोशिश करता। इतनी रात गई ये मुमकिन नहीं था कि जान के साथ वीरा को भी कोई सवारी मिल जाती। ताकुब का सिलसिला टूटने का खतरा भांपते ही वीरा को जान के मुकाबले पर आ जाना चाहिए था। इस मुकाबले का जो भी नतीजा बरामद होता, हमें ये मालूम हो जाता कि इस मकान की हदूद से बाहर भी तसादुम का कोई सिलसिला चल निकला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जो कुछ हो रहा था रास अल-मैदा की कमीनगाह में हो रहा था। इससे बाहर फिजा पर गहरा सकूत तारी था। सारी मगज सोजी के बावजूद वीरा की पुरस्रार गुमशुदगी का मसला अपनी जगह पर बरकरार था। रोशन राहदारी में रास अल-मैदा मेरे निशाने पर था। बज़ाहिर मैं पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया था, मगर मेरा ज़हन वीरा की गुत्थी में उलझा हुआ था। वक्त रींग रींग कर बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था। फिर अचानक मकान के किसी दूर उफ्तादा हिस्से में धमक की आवाज उभरी। फिर रात के सन्नाटे में किसी स्विच की आवाज सुनाई दी। तारीक मकान के किसी हिस्से में यकबयक रोशनी फैल गई थी और दीवार की रुकावटों के बावजूद मेरी हिसास निगाहें इस रोशनी का इनकास महसूस कर रही थी। जो जहां है वहीं रुका रहे, वरना मैं बेदरेग फायर कर दूंगा। फिजा में सुल्तान शाह की मुतहज्जिस आवाज गूंजी। इस वक्त पूरी इमारत मुहासे में ली जा चुकी है। सुल्तान शाह की आवाज सुनते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने बेखौफी से बुलंद आवाज में कहा, बेफिक्री से रोशनी जलाते हुए अंदर आ जाओ। इस वक्त पूरी इमारत सुनसान पड़ी हुई है। मैं मकान के पिछले हिस्से में अपने गंदे शिकार के साथ मौजूद हूँ। मैं आ रहा हूँ। सुल्तान शाह की आवाज गंभीर थी, मेरी तरह शायद वो भी वीरा की तरफ से फिक्रमंद था। गोली न चला देना, हम भी आ रहे हैं। हमें तुम दोनों की आवाजें बहुत वाज़ेह सुनाई दे रही हैं। लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद ऑपरेटर्स पर अव्वल खान की आवाज उभरी। शायद गजाला उसके साथ थी। चंद सानियों बाद वो दोनों खुले हुए अकबी दरवाजे से रोशन राहदारी में आ गए। इस वक्त गजाला आगे थी। वो अपनी राइफल के साथ बहुत पुरअज़म और खतरनाक नजर आ रही थी। अव्वल खान उसके पीछे था। इन दोनों की आंखों में तैरती हुई मायूसी देखकर मुझे कोई सवाल पूछने की जरूरत पेश नहीं आई। मैंने भांप लिया कि वो वीरा का सुराग लगाने में नाकाम रहे थे। इन दोनों के कड़े तेवर देखकर रास अल-मैदा की आंखें खौफ से मजीद फैल गई थी। वो नस्ल परस्त सेहूनी दहशतगर्द अपने हर रद्द अमल से यह बात साबित कर रहा था कि वो अपने आदमियों से बिछड़कर अपनी सारी हैबत और बर्बरियत भूल चुका था। इस वक्त उसे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। इस असना में सुल्तान शाह भी पूरी इमारत में चरागां करता हुआ हमारे साथ आ मिला। वीरा को कुछ पता चला? खजाला और अव्वल खान पर निगाह पड़ते ही उसने इस्तरारी लहजा में पूछा। इन दोनों की खामोशी इसके सवाल का भरपूर जवाब थी। इसकी आंखें दहक उठी और वो रास अल-मैदा के सामने पहुंच गया। उसने अपने मुहिब दूर मार राइफल की नाल रास अल-मैदा के सीने पर रखकर इतने जोर से दबाई कि वो ग्रांडियल इफरीत इस दबाव से निजात पाने के लिए लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे सरका। वीरा कहाँ है? सुल्तान शाह ने उसे घूरते हुए हुर्रा कर पूछा। यह सवाल उसने अंग्रेजी में किया था। पहली कोशिश में रास अल-मैदा बोलने में कामयाब नहीं हुआ। उसके होंठ हिले और धाने से चिप चिप की ऐसी आवाज बरामद हुई जैसे रात खाते हुए कुत्ते के मुंह से निकलती। कालबन मौत की दहशत से उसका दहाना खुश्क हो रहा था और जुबान थालू से चिपक रही थी। तुम मुझे नहीं मालूम, उसने हकलाते हुए बदकत तमाम जवाब दिया। मैं तुम्हारा कहती हूँ और शुरू से अब तक इसी छत के नीचे मौजूद हूँ। सुल्तान शाह ने जीतरी की नाल से रास अल-मैदा के सीने पर बेरहमी से हल्की सी जरब लगाई और बेख्तियार एक सिसकी लेकर रह गया। ये कुछ नहीं बता सकेगा। मैंने उर्दू में सुल्तान शाह को समझाया, अगर वो कहीं भी मौजूद नहीं है तो इसकी जिंदगी सख्त खतरे में है। हमें इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैंने दौड़कर दोनों सिरों तक पिछली गली देख डाली है। अव्वल खान ने जुबान खोली। वहां दूर दूर तक किसी रूह का वजूद नहीं है।
लान पर इस मरदूद के बेहोश चौकीदार के सिवा और कोई नहीं है। गजाला बोली, अव्वल खान का अंदाजा है कि भागने वाले का कोई दाव चल गया होगा, वही वीरा को बेहोश या जख्मी करके उठा ले गया है। वीरा इतनी कमजोर और बोझी नहीं थी कि कोई आवाज निकाले बगैर यूं ढेर हो जाती। सुल्तान शाह ने तड़प कर कहा, वो अपनी ख्वाबगाह में नहीं थी, एक मकार दुश्मन के मुकाबले पर मैदान में उतरी हुई थी। वो इतनी गाफिल नहीं हो सकती थी कि कोई भगोड़ा उसे इतनी आसानी से उठा कर ले जाए। जज्बाती होने की जरूरत नहीं, अव्वल खान ने उसे टोक दिया। हालात और वाकयात हमारे सामने हैं, अब खुशफहमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। हमें देखना होगा कि जान यहाँ से भाग कर कहाँ गया होगा। यह बात तो हमारा कैदी ही बता सकता है। मैंने रासल मैडम को घूरते हुए कहा, उर्दू में होने वाली हमारी गुफ्तगू ने उसे बहुत ज्यादा हरासा कर दिया था। तुम्हारे दो अंजाम हो सकते हैं। मैंने उसे अंग्रेजी में कहा, तुम पर वक्त बर्बाद किए बगैर तुम्हें जिबा करके यहीं फेंक दिया जाए। अगर तुम जान की नई पनागाह के बारे में कुछ बता सकते हो तो तुम्हें वीरा की बाजियाबी तक जिंदा रखा जा सकता है। जल्दी बताओ कि तुम क्या चाहते हो। ये उसी का घर है। वो घबराई हुई आवाज में फौरन ही बोलने लगा, आजकल मैं इसी का मेहमान था, मुझे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गया होगा। अगर वो वीरा को उठाकर ले गया है तो इस वक्त कौंसल के घर या दफ्तर भी जा सकता है। हम में से हर शख्स वीरा की कदर कीमत से पूरी तरह वाकिफ है। उस हर जगह खुश आमदीद कहा जाएगा। मैंने लम्हे भर के लिए सोचा। वो हमारे चुंगल में फंस कर चौकड़ी भूल चुका था। उसके चेहरे और आंखों के तासरात से पता चल रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। क्या इसने वीरा को अपने कंधे पर लाद कर यहाँ से कौंसल खाने तक पैदल दौड़ लगाई होगी? सुल्तान शाह ने दुरुस्त लहजा में सवाल किया। मैं क्या कह सकता हूँ, वो बेबसी से बोला। वो कौंसल खाने में स्टेनो का काम करता है, लेकिन अव्वल दर्जे का कुफल शिकन भी है। वजनी तिजोरियों के ताले तक खोल लेता है। हो सकता है कि वो सड़क के किनारे पार की हुई कोई गाड़ी चुरा ले गया हो। मैं इसके किसी भी कौल या फेल के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। ये एक आम बात थी कि रास अलमेंडा को तहफ्फुज़ फराम करने वाला अमेरिकन कौंसल खाने का बाकायदा मुलाजिम था। ऐसी सूरत में गालिब इम्कान यही था कि उसने फरार होने के बाद अपने किसी बड़े अफसर के घर कर रुक किया होगा। इन दिनों शहर में तवातर से जो वाकयात पेश आए थे, इनके बाद इस मुल्क के तमाम सफारतकारों को गैर मामूली तहफ्फुज़ फराम किया जा रहा था और नादीदा खतरात की बिना पर इन्होंने खुद भी नकल हरकत बहुत महदूद कर ली थी।